नमस्कार। जय हिंद बच्चों। आज हम एक बार फिर लेकर हाजिर हैं 10वीं कक्षा के लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह, जो आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो ये कहाँ है? पंचायती राज संस्था में। अगला प्रश्न है, भारत में वर्तमान में कितने प्रतिशत महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है? तो कितना? तो ये 10.8% महिलाओं को। अगला प्रश्न है, बेल्जियम के किस शहर के स्कूल में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई है? तो ये कहाँ पे? तो ये मर्च टैम में। अगला प्रश्न है, डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन हुआ, तो ये कब हुआ था? ये 2001 में हुआ था। अगला प्रश्न है, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश में नागरिकों को दिया गया है? तो ये कहाँ पे? ये बेल्जियम में दिया गया है। अगला प्रश्न है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? मेगास्थनीज। अगला प्रश्न है, श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं, तो ये कहाँ पे रहते हैं? ये उत्तरी पूर्वी प्रांतों में रहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में बहुसंख्यक आबादी है, तो किसकी? बहुसंख्यक में हमारा हिंदू है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया है, तो संविधान में भारतवर्ष को, अपने देश को क्या घोषित किया है? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। अगला प्रश्न है, काले दस्ताने और बंदी हुई मुट्ठी प्रतीक थी, तो ये किसकी प्रतीक थी? तो ये अश्वेत शक्ति की प्रतीक थी। अगला प्रश्न है, अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप से कब उभरा? तो ये कब उभरा था? 1966 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, बिहार की साक्षरता है, तो बिहार का साक्षरता दर कितना है? 50 से भी कम, यानी 47% मात्र है यहाँ पे साक्षर लोग। अगला प्रश्न है, इनमें किस संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया है? तो किस संस्था में? तो स्थानीय पंचायती राज संस्था में। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में किसे धर्म व जातीय पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन का परिणाम भुगतना पड़ा? तो किसको? तो ये युगोस्लाविया को। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई, तो ये कहाँ की गई थी? चेन्नई में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई है? तो ये कहाँ पे विकसित की गई है? ये बेल्जियम में विकसित की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? तो कौन नहीं थे? तो ये जेट गुडी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन को हमें इसमें चुनना है, तो हमारा ऑप्शन है, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। तो ये धर्म के आधार पे, तो ये तो बिल्कुल गलत है। यहाँ भारत में तो धर्मनिरपेक्ष है, तो धर्म के आधार पे कुछ भी नहीं हो सकता। अगला प्रश्न, अगला है, यह धर्म एक धर्म को राष्ट्रीय धर्म बनाता है, ये भी गलत हो गया। अगला है, सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आजादी देता है, तो ये हमारी संविधान देती है। और डी नंबर है, किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। तो धार्मिक समुदाय में सभी को बराबरी का अधिकार यहाँ पे प्राप्त नहीं है, तो हमारा सही आंसर चले जाएगा ऑप्शन सी के साथ।
आगे बढ़ते हैं। सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण कौन नहीं है? तो इसका प्रमुख कारण कौन नहीं है? तो नहीं वाले चीज को, नकारात्मक चीजों को हमको ढूंढना पड़ेगा। देखते हैं। पहला है राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के लिए। तो ये तो है, हमारा नहीं पूछा गया है, तो नहीं वाला ढूंढना होगा। अगला है राष्ट्र की राजनीतिक व्यवस्था में स्थायित्व के लिए। तो ये भी है। अगला है अधिक से अधिक लोगों तथा समूहों को सत्ता से जोड़ने के लिए। तो ये हमारा क्या है? प्रमुख कारण नहीं है। बाकी इसके अलावा सभी है। आगे बढ़ते हैं। सत्ता की साझेदारी की अधिकाधिक आवश्यकता कहाँ पड़ती है? तो इसकी आवश्यकता कहाँ पड़ती है? तो जाति, भाषा, क्षेत्र, संप्रदाय के आधार पर बटे हुए समाज में। क्योंकि अगर एक सत्ता में अधिक से अधिक जाति, धर्म, समुदाय के लोगों की साझेदारी रहेगी तो सभी का विकास अच्छे से हो पाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? तो सही लाभ को हमको ढूंढना है। तो देखते हैं। ए नंबर है अस्थिरता एवं आंतरिक कलह में बढ़ोतरी। तो ये तो लाभ वाला चीज नहीं है, ये नहीं होगा। अगला है मतभेदों में वृद्धि। तो मतभेद भी नहीं बढ़ेगा सत्ता की साझेदारी में। अगला है समुदायों के बीच टकराव में कमी। तो ये भी उतना टकराव का कमी नहीं होता है सत्ता। अगला है निम्न निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब। देखिए, अनावश्यक विलंब यानी जो पहले दिक्कत होता था किसी चीज को आवंटन कराने में, जो समय लगता था, वो अब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सत्ता में अगर साझेदारी है तो सभी पार्टियों के लोगों की इसमें साझेदारी होगी। यानी ऑप्शन हमारा डी चले जाएगा। अगला है अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। तो क्या था? तो इसमें था नस्ल आधारित भेदभाव को मिटाना। यानी वहां जो अश्वेत और श्वेत के बीच जो टकराव होता है उसको कम करना। अगला प्रश्न है भारत की वित्तीय राजधानी क्या कहलाती है? तो भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई है। अगला प्रश्न है श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है। तो वहां कौन सी भाषा बोलते हैं? सिंहली। बहुसंख्यक वहां जो है वो सिंहली जाति के लोग हैं। अगला प्रश्न है 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या है। तो 15वीं में कितनी थी? 59 थी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो केंद्र शासित प्रदेश की बात बोली जाए तो इसमें से हमारा चंडीगढ़। इसके अलावा इधर तीनों हमारा एक राज्य है। अगला प्रश्न है बिहार में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या क्या है? तो नगर निगम में 42 वार्ड होते हैं। अगला प्रश्न है पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम भारत के किस राज्य से शुरू हुआ? तो ये कहां से हुआ था? ये राजस्थान से हुआ था। अगला प्रश्न है ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का सचिव पंचायत सचिव होता है। आगे बढ़ते हैं संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। तो संघीय व्यवस्था में दोहरी सरकार होती है, राज्य के लिए अलग और पूरी केंद्र के लिए अलग, जो कि हमारे भारत में है। आगे बढ़ते हैं भारतीय संविधान में अधिकारों की सूचियां है। तो अधिकारों की कितनी? 3 सूची है। आगे बढ़ते हैं भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या है। तो संविधान में कितने राष्ट्रीय भाषा को मान्यता दी गई है? तो इसमें 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। अगला है इनमें से कौन केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है? तो केंद्र शासित कौन नहीं है? मिजोरम नहीं है। दिल्ली, पुडुचेरी और लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न है वर्तमान समय में भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की, केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या है। तो वर्तमान में अभी कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं,
जो कि एक भी ऑप्शन में आपका नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कारक ग्राम कचहरी का अंग नहीं है? तो ग्राम कचहरी का अंग कौन नहीं है? तो मुखिया जी हमारे जो है वो ग्राम कचहरी के अंतर्गत नहीं आते हैं। अगला प्रश्न है, संघीय व्यवस्था में सरकार होती है? तो संघीय व्यवस्था में बहुदलीय सरकार होती है, अनेक दलों के मेल से बनती है। अगला प्रश्न है, बिहार की स्थानीय निकायों में चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। तो कितना? बिहार में 50% महिलाओं को आरक्षण है। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में विश्व के करीब कितने देशों में संघनात्मक शासन प्रणाली लागू है? तो ये कितने में है? ये लगभग 25 देशों में है। आगे बढ़ते हैं, बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य चुने जाने का प्रावधान है? तो ये 5000 की आबादी पे एक पंचायत सदस्य चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद ने किस संविधान संशोधन को 1992 ईस्वी में पारित कर नगरीय शासन व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान की थी? तो ये कौन सी संविधान संशोधन था? तो ये 74वां संशोधन था। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत में उन समय कितनी रियासतें थी? तो 562 रियासतें थी। अगर ऑप्शन में 562 नहीं रहे तो हम 563 लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली की विविध शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के किस जिले से हुई थी? तो ये नागौर जिले से हुई थी। अगला प्रश्न है, संघ राज की विशेषता नहीं है। तो कौन नहीं है? तो इकारी शासन व्यवस्था जो है ये संघ राज की विशेषता नहीं है। इसमें संघ राज में दोहरी शासन व्यवस्था होती है। अगला प्रश्न है, बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है? तो त्रिस्तरीय है, 3 स्तरों में होता है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य के नाम एवं सीमा का परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? तो ये अधिकार लोकसभा के पास होता है। आगे बढ़ते हैं, समवर्ती सूची में रखा जाता है तो किसे? तो केंद्र एवं राज्य दोनों को समवर्ती सूची में। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसे डायरेक्ट राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है वो अभी स्विट्जरलैंड में मौजूद है। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो ये हमारा जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो ये 15 मार्च 1950 ईस्वी को। आगे बढ़ते हैं, न्याय मित्र निम्नलिखित में किस संस्था का सेवक है? तो ये किसकी? ग्राम कचहरी का सेवक होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय शासन प्रणाली है तो ये कौन सा है? संगठनात्मक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पंचायती राज त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है? तो राज्य परिषद जो है वो त्रिस्तरीय के अंतर्गत नहीं आती। बाकी ग्राम पंचायत और पंचायत समिति, जिला परिषद, ये हमारा पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय आते हैं। अगला प्रश्न है, 1953 ईस्वी में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये कौन थे? फजल अली खां थे। अगला प्रश्न है, नगर निगम के निर्वाचन प्रधान को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? इसे महापौर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार की पंचायती राज संस्थाएं होती है तो ये
कितने स्तर की होती है? ये त्रिस्तरीय होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का 73वां संशोधन निम्नलिखित में किस विकल्प से संबंधित है? तो 73वां संशोधन हमारा पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में स्थानीय स्वशासन की सबसे धरातलीय संस्था कौन सी है? तो कौन? ग्राम पंचायत है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित होने वाले स्थानों में स्थापित होती है, तो क्या होती है? नगर पंचायत स्थापित होती है। अगला प्रश्न है, बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए न्यूनतम जनसंख्या निर्धारित की गई है, तो कितनी? तो ये है 7,000 की जनसंख्या। अगला प्रश्न है, पंचायत समिति का प्रधान होता है, तो पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? प्रमुख होता है। आगे बढ़ते हैं, पंचायत समिति का कार्यकलाप पदाधिकारी कौन होता है? तो ये कौन होता है? ये प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिसको हम लोग बीडीओ के नाम से जानते हैं, वो होते हैं। अगला प्रश्न है, नगर निगम के प्रमुख प्रशासक को कहा जाता है, तो नगर आयुक्त कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या होती है, तो कितनी? 543। अगला प्रश्न है, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? तो ये कुल 3 सूचियों में हुआ है, संघ सूची, राज्य सूची और सीमावर्ती सूची। अगला प्रश्न है, 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये किसके ने? मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? तो कांग्रेस की बात करें तो इसका हाथ का पंजा। अगला प्रश्न है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? तो इसके काशी राम जी हैं बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक। अगला प्रश्न है, पहली बार भारत में केंद्र और गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? तो ये बनी थी 1977 ईस्वी में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत है, तो क्या है? संस्कृति राष्ट्रवाद। यह है बीजेपी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? तो राजस्थान के नागौर जिला से। अगला प्रश्न है, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब किया गया? तो ये 1999 में किया गया। अगला प्रश्न है, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है, तो कैसी होती है? ढीली। गठबंधन यानी सभी पार्टियों का अगर मिला जुला सरकार रहेगा तो उसका पकड़ ढीली रहेगी। अगला प्रश्न है, किसी देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, किस देश में? तो ये ब्रिटेन में। अगला प्रश्न है, 15वीं लोकसभा चुनाव में से पूर्व लोकसभा में महिलाओं को की भागीदारी थी, 15वीं से पहले कितनी थी? मात्र 10%, उसके बाद 15% हो गई। अगला प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है, तो ये किससे है? ये पर्यावरण को बचाने से। अगला प्रश्न है, भारत में सूचना के अधिकार की मांग सर्वप्रथम किस राज्य से हुई? तो ये राजस्थान से हुई थी। अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया? तो पूरा भारत की बात करें तो ये 2005 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ था? तो ताड़ी विरोधी ये आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था। आगे बढ़ते हैं, लोकतंत्र की वापसी के लिए जेल से ही संघर्ष का नेतृत्व प्रदान कर रही नेता आंग सान सूची किस देश के राजनीतिक महिला है? तो ये कहाँ की है? ये म्यांमार की है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या है, तो ये
6 है। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान समय में भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय स्तरीय दलों की संख्या है, तो ये कितनी है? ये 43। अब जो है आपको 44 राष्ट्रीय स्तरीय दल हो गए हैं। कौन? एक हमारा जो पड़ा है आप पार्टी, APP, आम आदमी आम आदमी पार्टी, AA। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय जनता पार्टी कब सत्ता में पहली बार आई? तो ये कब आई थी? 1996 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? यानी बीजेपी का कमल। आगे बढ़ते हैं। भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ? तो ये 1985 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत की राजनीति व्यवस्था है, तो ये कैसी है? ये बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था है। अगला प्रश्न है, किसी लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना के लिए किसी भी देश में दलों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो ये कम से कम 2 होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में उसे विश्व के किस देशों से सर्वाधिक सहयोग और समर्थन मिला? तो उसको जो मिला था हमारा भारत से, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब बना? तो ये 2005 ईस्वी में पूरे देश में लागू किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ? तो राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक कौन है? तो ये लालकृष्ण आडवाणी जी थे। आगे बढ़ते हैं। 15वीं लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ, तो ये 15वीं लोकसभा 2009 ईस्वी में संपन्न हुआ था। अगला प्रश्न है, वर्तमान में देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी का नाम क्या है? तो ये स्वाभाविक सी बात है, ये राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है, भारतीय कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस। अगला प्रश्न है, वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष ढंग से चुनी गई सरकार को क्या कहते हैं? तो इसे लोकतंत्र कहते हैं। यह तो लोकतंत्र की परिभाषा है। आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? तो पंचायती राज की स्थापना 1959 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, संघ सरकार का उदाहरण है? तो संघ सरकार का इनमें से हमारा अमेरिका हो जाएगा। ऐसे भारत भी है, लेकिन ऑप्शन में हमारा भारत नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी, तो नगर निगम कहाँ पे बना था? पहले बार चेन्नई में। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1946 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। आज का ये 100वां प्रश्न है, पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? तो पंचायत समिति का प्रधान जो होता है वो प्रमुख होता है। इसके बाद और हमारा 50 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चनों का यह संग्रह है। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा तत्व लोकतंत्र की स्थापना में बाधक है? तो इसमें हमारा सबसे अशिक्षा बाधक है, बाकी ये सब सपोर्ट करता है लोकतंत्र को। अशिक्षा के रहते लोकतंत्र सफल हो ही नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र में सरकारें किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये किसके प्रति होती है? ये जनता के प्रति। लोकतंत्र यानी जनता का तंत्र। अगला प्रश्न है, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो इसमें अप्रत्यक्ष। अगला प्रश्न है, विश्व में कौन सी शासन व्यवस्था को सबसे अच्छा शासन व्यवस्था माना जाता है? तो ये लोकतंत्र को माना जाता है। अगला प्रश्न है, आज दुनिया के लगभग कितने देशों में लोकतंत्र विद्यमान है? तो ये लगभग आज 100 देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। अगला प्रश्न है, किस सरकार के कार्यों का मूल्यांकन जनता भय के कारण नहीं करती? देखिए, जनता डर रही है, कहने का मतलब ये तानाशाहों का शासन व्यवस्था था। अगला प्रश्न है,
किस सरकार में चुनाव नियमित रूप से होते हैं? तो ये लोकतंत्र में होते हैं। आगे बढ़ते हैं। किस सरकार में फैसला लेने में विलंब होता है? तो कैसी सरकार में होता है? लोकतंत्र, गैर लोकतंत्र से इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील में समाज के सबसे निचले पायदान पर रहने वाले 20% लोग आय के कितने प्रतिशत हिस्सों पर अपना जीवन यापन करते हैं? तो ये लगभग 3% पर। अगला प्रश्न है, लोगों के बीच नियमित संवाद की गुंजाइश किसमें बनी रहती है? तो ये लोकतंत्र में होती है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं तो किसके? सामूहिक सहमति से। आगे बढ़ते हैं। किसके फैसले में व्यक्तिगत पूर्वाग्रह की अधिकता रहती है? तो व्यक्तिगत की अगर बात की जाए तो ये गैर लोकतंत्र में हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित इनमें से कौन सी एक बात लोकतंत्र व्यवस्था के अनुरूप नहीं है या नहीं का बात किया गया है? तो इसमें देखते हैं, कानून के समक्ष समानता, तो ये लोकतंत्र में है। फिर है स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष चुनाव, ये भी लोकतंत्र का है। उत्तरदायी शासन व्यवस्था, ये भी लोकतंत्र है, यानी बहुसंख्यकों का शासनामा, ये हमारा चले जाएगा ऑप्शन डी के साथ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा गुण लोकतंत्र में मेल नहीं खाता? तो कौन सा मेल नहीं खाने की बात करें, यानी लोकतंत्र का पार्ट नहीं है? तो बहुसंख्यकों का शासन, तो यही तो हमारा हो जाएगा लोकतंत्र का पार्ट नहीं है। इसके अलावा सामंजस्य बनाए रखना लोकतंत्र है। समानता का पोषक, ये भी लोकतंत्र है। व्यक्ति की गरिमा वृद्धि में सहायक, ये भी हमारा लोकतंत्र है। आगे बढ़ते हैं, यानी ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र क्या है? तो लोकतंत्र क्या है? एक राजनीतिक व्यवस्था है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अनुरूप है? तो कौन है? विविधता में सामंजस्य, उत्तरदायी शासन व्यवस्था, लोगों का शासन, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस देश में लोकतंत्र की स्थापना अभी तक नहीं हो सकी है? तो कहाँ पे नहीं हो पाई है? ये म्यांमार में। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित समय में किस शासन व्यवस्था को सर्वाधिक लोकप्रिय माना जाता है? तो ये किसको माना जाता है? लोकतंत्र को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन लोकतांत्रिक शासन पद्धति के संदर्भ में नहीं है? तो तीव्र आर्थिक विकास दर, राजनीतिक जागरूकता, विविधताओं में सामंजस्य, लोकतंत्र में विश्वास। तो तीव्र आर्थिक विकास दर, तो लोकतंत्र में हमारा विकास दर तीव्र रूप से नहीं होता, लेकिन ये बराबर चलते रहता है। ऑप्शन ए चले जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से कौन सा कारक लोकप्रिय व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो इसमें हमारा चले जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुसंख्यकों की तानाशाही, ये लोकतंत्र में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कारक लोकतंत्र की उपलब्धि के मार्ग में बाधक है? तो कौन है? तो आर्थिक असमानता, यानी सभी लोगों के पास समान रूप से आर्थिक व्यवस्थाएं जो नहीं है, यही लोकतंत्र का सबसे बड़ा बाधक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कारक लोकतंत्र की उपलब्धियों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है? यानी लोकतंत्र अगर बनाए रखना है तो उसके लिए सबसे जरूरी क्या है? तो हमारा क्या है? आर्थिक और समृद्धि एवं विकास, यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में चुनावों में भाग लेने, अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है? तो ये जनता को होता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कारकों में लोकतंत्र की उपलब्धियों के
मूल्यांकन की सही कसौटी एवं आधार क्या है? तो क्या है? लोकतंत्र में हमारा विविधता का उत्तरदायी शासन व्यवस्था, यानी हमारा ऑप्शन बी चले जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज में इनमें से कौन एक चीज लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? तो हमारा सही आंसर कौन चले जाएगा? नहीं है की बात करी है लोकतंत्र में, जो नहीं है तो ये हो जाएगा बहुसंख्यकों का शासन है। लोकतंत्र में तो सभी का शासन है, बहुसंख्यकों का तो शासन ऐसा है नहीं। अगला प्रश्न है, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो ये 15वीं लोकसभा में कितनी थी? तो मात्र 59 थी, यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस देश के समक्ष लोकतंत्र को माओवादियों की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है? तो ये किसको पड़ रहा है? नेपाल को। आगे बढ़ते हैं, किस देश के संविधान निर्माताओं में से एक अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने कहा था कि कार्यपालिका में ऊर्जा होनी चाहिए तो विधायिका में दूरदर्शिता, जबकि न्यायपालिका में सत्य के प्रति निष्ठा और संयम। तो ये बात किसने कही थी? ये बात अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने कही थी। अगला प्रश्न है, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? तो इसमें मात्र 10.86% थी। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक सुधार मुख्यतः करते हैं तो कौन करते हैं? ये राजनीतिक दल करते हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया का कितने हिस्से में अभी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है? तो ये हिस्से की बात करी जाए देश में तो 100 देश है, और अगर हिस्से की बात करी जाए तो लगभग 1/4 हिस्से में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। अगला प्रश्न है, 15वीं लोकसभा चुनाव में से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? तो पहले हमारा 10 था और अभी लगभग 15 हो गया है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। तो कुपरिणाम अगर बोला जाए तो क्षेत्रवाद के चलते ही अलगाववाद होता है। अगला प्रश्न है, जल संकट किस देश में लोकतांत्रिक चुनौतियों के रूप में उभरी है? तो जल संकट सबसे ज्यादा इनमें से बोलीविया में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती है? तो ये कौन सा है? तो ये देश प्रेम तो नहीं हो सकता, यानी जातिवाद है। अगला प्रश्न है, भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय है तो क्या? तो सुधारात्मक कानून का निर्माण करना, इसी से लोकतंत्र की कमजोरी दूर होगी। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है तो कौन है? तो सबसे बड़ी बाधा जातिवाद और क्षेत्रवाद है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस देशों की महिला आज भी मताधिकार से वंचित है? यानी कहाँ पे महिलाओं को वोट देने का अधिकार आज भी नहीं है? तो वो सऊदी अरब में। अगला प्रश्न है, नए विश्व सर्वेक्षण के अनुसार भारत में मतदाताओं की संख्या कितनी है? तो ये लगभग 71 करोड़ के आसपास है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम होता है तो इसका क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम क्या है? अलगाववाद है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह किसने कहा था? तो इसे कहा था अब्राहम लिंकन जी ने। अगला प्रश्न है, एक विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या कितनी है? तो ये 71 करोड़ है, अभी तुरंत क्वेश्चन आया है। अगला प्रश्न है, नेपाल में कितने साल पुराना राजशाही शासन खत्म होकर लोकतंत्र के रूप में स्थापित किया गया है? तो ये लगभग 240 सालों से के बाद ऐसा हुआ है। अगला प्रश्न है, 15वीं लोकसभा के गठन में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन ने सरकार बनाने के लिए निम्नलिखित में किस दल को शामिल किया था? तो ये किसे किया था? जनता दल यूनाइटेड, यानी
जेडीयू को। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित करने वाला देश स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार मिला। तो कब मिला? ये 1971 को मिला। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। तो कथी पे निर्भर करती है? ये नागरिकों की विवेकपूर्ण और सहभागिता पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस कारण पर लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है? तो किस पर? तो नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन चुनौतियों का लोकतंत्र शासन व्यवस्था को समाप्त करना पड़ता है? कौन सी चुनौतियों का लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को सामना करना पड़ता है? तो कौन सी चुनौती है लोकतंत्र के सामने? तो मौलिक आधार बनाए रखने की चुनौती, मौलिक अधिकारों को विस्तृत करने की चुनौती, मौलिक अधिकारों को सशक्त बनाने की चुनौती, यानी उपयुक्त सभी। अगला और आखिरी प्रश्न है इस सेट का, दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र की कौन सी चुनौती मुंह बाएं खड़ी है? तो दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो वहाँ गोरे लोग की रियासतें वापस आने लगी है और इसी मांग को लेकर वहाँ पे सबसे बड़ी चुनौती लोकतंत्र के सामने आ गई है। इसके साथ ही आज हमारा ये 150 प्रश्नों का सेट जो था यह समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।